नमस्कार। आज की चर्चा से जुड़े सारे नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना अक्सर साल के अंत की थकान और अब जानते हैं छुट्टियों के इंतजार में बीत जाता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ठहराव आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे सामने हैं वो तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो साल खत्म होने से पहले भारत ने रफ्तार पकड़ ली थी। सही कह रहे हैं। जब मैंने इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा तो एक थीम मतलब एक बात बार बार सामने आई। अच्छा, कौन सी बात? पहली बार कई ऐसी चीजें हुई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थीं। तो एक तरह से ये महीना ऐतिहासिक पहलों का महीना था। वाह, ये तो हमारी चर्चा को और भी दिलचस्प बना देता है। हमारे पास संस्कृति है, रक्षा, खेल, शासन, कई खबरें हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि इस पहली बार वाली थीम को पकड़कर ये समझना है कि ये ऐतिहासिक कदम भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यही सही तरीका होगा। एक एक घटना को अलग अलग देखने से उतनी बड़ी तस्वीर नहीं दिखती। तो चलिए इस तस्वीर को बनाना शुरू करते हैं और शुरुआत भारत की सांस्कृतिक पहचान से करते हैं, जहां एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। जी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और अवार्ड जैसा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, वैश्विक मंच पर देश अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे चीन दुनिया भर में अपने कन्फ्यूशियस संस्थान खोलता है। वो एक तरह का टॉप डाउन मतलब सरकार द्वारा चलाया गया तरीका है। अच्छा, दिवाली को ये सम्मान मिलना भारत की सॉफ्ट पावर का एक जमीनी, एक ऑर्गेनिक सबूत है। ये सरकार का कार्यक्रम नहीं, ये लोगों की जीती जागती विरासत है जिसे दुनिया पहचान रही है। वाह, मतलब इसका असर ज्यादा असली होता है। बिल्कुल, और ज्यादा स्थायी भी। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और संस्कृति की बात हो रही है तो भाषा को कैसे भूल सकते हैं? एक और पहली बार हुआ है। हाँ, भारतीय संविधान को लेकर। भारतीय संविधान का संथाली भाषा में उसकी अपनी ओलची की लिपि में अनुवाद जारी किया गया है। और ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट नहीं है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि अब कोई भी संथाली भाषी व्यक्ति देश के सबसे बड़े कानून को अपनी भाषा, अपनी लिपि में पढ़ और समझ सकता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये लोकतंत्र को असल में जमीन पर उतारना है। जब आप किसी समुदाय को उसके अधिकार उसकी अपनी जबान में समझाते हैं तो आप उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देते, आप उन्हें ताकत देते हैं। बिल्कुल, ये भाषाई समावेशन का एक ऐतिहासिक कदम है। सही बात है। चलिए अब देश के अंदर शासन और उत्सव की कुछ अनोखी झलकियों पर आते हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे एक दिन को मनाने से शासन में वाकई कोई फर्क पड़ता है? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, एक दिन से सब कुछ तो नहीं बदलता, ये सच है। लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। ये सरकारों और अफसरों के लिए एक वार्षिक रिमाइंडर की तरह है कि उनकी पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति है। बिल्कुल, जवाबदेही और पारदर्शिता। ये शासन के मूल सिद्धांतों को राष्ट्रीय चेतना में बनाए रखने का एक तरीका है। और शासन से सीधे उत्सव की ओर बढ़ते हैं, और ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। धनु यात्रा। ओडिशा के बरगढ़ में धनु यात्रा। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। हाँ, ये सच है। ये कैसे काम करता है? मतलब क्या पूरा शहर ही एक स्टेज बन जाता है? हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे अद्भुत बात है। कई किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर एक मंच बन जाता है और शहर के लोग ही कलाकार। सच में? हाँ, कोई राजा कंस बनता है तो कोई कृष्ण। ये कला को किसी ऑडिटोरियम की दीवारों से निकालकर आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना देता है। कमाल है। और इसीलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और ऐसी ही एक स्थानीय पहचान को अब कानूनी सुरक्षा भी मिली है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी, जिसे जीआई टैग मिला है। हम जीआई टैग के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन ये कारीगरों के लिए असल में क्या मायने रखता है? ये उनके लिए एक कवच की तरह है। जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि पोंडुरु खादी के नाम पर कोई और नकली कपड़ा न बेच सके। अच्छा, तो इससे नकल रुकती है। बिल्कुल, और इसका सीधा मतलब है कि जो असली कारीगर हैं, श्रीकाकुलम और मन्यम जिलों के बुनकर, उन्हें उनकी कला का सही दाम मिलेगा और उनकी विरासत सुरक्षित रहेगी। हाँ, ये सिर्फ एक टैग नहीं, उनकी कला का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को देखते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों में
ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने एक बड़ी मदद भेजी। हाँ, चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए। लेकिन अक्सर ऐसी मदद को कूटनीति का एक हिस्सा माना जाता है। क्या ये सिर्फ वही है? इसे सिर्फ कूटनीति कहना, इसे छोटा करना होगा। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति का एक जीता जागता सबूत है। मतलब जो आप कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल। जब आपके पड़ोस में कोई संकट आता है तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। ये सिर्फ पैसा भेजना नहीं है, ये एक भरोसा देना है कि मुश्किल समय में भारत एक विश्वसनीय साथी के तौर पर खड़ा है। सही बात है। और भरोसे की बात रणनीतिक साझेदारी में भी दिख रही है। भारत और रूस के बीच रीलॉस समझौते को मंजूरी मिली है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। हाँ, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या असर होगा? आम भाषा में इसका मतलब है कि अब हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की पहुंच और ताकत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। वो कैसे? इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाज रूस के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल ईंधन भरने, मरम्मत या रसद के लिए कर सकते हैं। और रूसी जहाज हमारे ठिकानों का? बिल्कुल। ये हिंद महासागर में हमारी सामरिक स्वायत्ता को बहुत मजबूत करता है। यह रणनीतिक स्वायत्ता सिर्फ हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं लग रही है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, और ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में दशकों से केवल चर्चा ही हो रही थी। आप शांति बिल की बात कर रहे हैं? हाँ, शांति बिल, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देगा। ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव है। 1962 के बाद से, यानी लगभग 60 सालों से, ये क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। तो अब अचानक निजी क्षेत्र को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत को अपने विकास के लिए बहुत ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी है। ठीक है। सिर्फ सरकारी कंपनियों के दम पर परमाणु ऊर्जा का विकास थोड़ी धीमी गति से हो रहा था। निजी क्षेत्र के आने से नया निवेश आएगा, नई तकनीक आएगी और काम में तेजी आएगी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, जोखिम भी है। परमाणु ऊर्जा एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि हम सुरक्षा और नियामक निगरानी, मतलब रेगुलेटरी ओवरसाइट को कैसे सुनिश्चित करते हैं। मतलब मुनाफे को सुरक्षा पर हावी नहीं होने दिया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होगा। चलिए अब आर्थिक और पर्यावरण के मोर्चे पर हुई कुछ और पहली बार वाली घटनाओं को देखते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जी। ये पारंपरिक बजट से कैसे अलग है? पारंपरिक बजट 1 साल के लिए होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। हाँ, और अक्सर फंड लैप्स हो जाता है। बिल्कुल। रोलिंग बजट ज्यादा लचीला होता है। इसमें 1 साल के बजट के साथ साथ एक 3 साला योजना भी चलती रहती है, जिसे हर साल अपडेट किया जाता है। अच्छा। इससे सरकार बदलती आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर योजना बना सकती है और लंबी परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होती। अगर ये इतना ही प्रभावी है तो बाकी राज्य इसे क्यों नहीं अपना रहे? क्या इसे लागू करने में कोई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं? बिल्कुल है। इसके लिए बहुत मजबूत डेटा और पूर्वानुमान की क्षमता चाहिए, और प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़े बदलाव की जरूरत होती है। तो मध्य प्रदेश ने एक तरह से पहल की है। हाँ, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। अब बाकी राज्य देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। अगर ये काम करता है तो ये भारत में वित्तीय योजना का भविष्य हो सकता है। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अच्छी खबर है। रामसर साइट्स को लेकर? हाँ, राजस्थान में 2 नई रामसर साइट्स जुड़ी हैं, सिलेट झील और किरा जलाशय। भारत में अब कुल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। हर नई रामसर साइट का जुड़ना एक जीत है। ये वेटलैंड्स, मतलब ये जो आर्द्र भूमि होती है, ये हमारे शहरों के लिए फेफड़ों और गुर्दों की तरह काम करती है। अच्छा। ये बाढ़ को सोखते हैं, पानी को साफ करते हैं और जैव विविधता के घर होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से इनके संरक्षण के प्रयास और मजबूत होते हैं। लेकिन एक फैसला शायद इससे भी बड़ा है। अरावली को लेकर? अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा तय कर दी है, जिसके बाद इसके सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन हो पाएगा। ये एक लैंडमार्क फैसला है। अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत के मौसम और पानी का सिस्टम नियंत्रित करती है। दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से भी रोकती है। बिल्कुल। सालों से अवैध खनन इसे खोखला कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित रूप से। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम दिखा।
डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जी। इसकी रेंज 70-80 किलोमीटर और स्पीड 2.5 मैक बताई गई है। ये आंकड़े सुनने न तो प्रभावशाली लगते हैं, पर इनका असल मतलब क्या है? देखिए, ये जो एनजी है यानी न्यू जनरेशन, ये शब्द यहाँ सबसे जरूरी है। आज का खतरा सिर्फ दुश्मन के फाइटर जेट से नहीं है। अब ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी हैं। बिल्कुल, छोटे तेज ड्रोन और नीची उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइलें। आकाश एनजी को इन्हीं नए खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो इसकी ज्यादा रेंज और तेज रफ्तार का मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि ये दुश्मन के हमले को दूर से ही पहचान कर हवा में ही नष्ट कर सकती है। ये हमारी वायु रक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने जैसा है। और मेक इन इंडिया का एक और उदाहरण दिखा, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप। हाँ, वो भी कमीशन किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समुद्र में तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं से लड़ने की हमारी स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। मतलब अब हमें ऐसी किसी आपात स्थिति में दूसरे देशों की मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारी समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ मजबूत करता है। चलिए अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा पहली बार वाली जीत हासिल हुई। खेल का मैदान। हाँ, एक के बाद एक 3 ऐतिहासिक टीम विजय मिली हैं। बिल्कुल, और ये छोटी मोटी जीतें नहीं हैं। ये बताती हैं कि भारतीय खेल जगत में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। सबसे पहले भारत ने हांगकांग में पाकिस्तान को हराकर पहली बार स्वदेश वर्ल्ड कप 2025 जीता। और ऐसा करने वाला भारत पहला एशियाई देश बना है। ये एक शानदार उपलब्धि है। जब कोई टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीतती है तो वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं लाती, वो पूरे देश में उस खेल के लिए एक नई लहर पैदा कर देती है। और ये लहर घरेलू क्रिकेट में भी दिखी। झारखंड की जीत। हाँ, झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। ये तो एक बहुत बड़ा उलटफेर था। यही तो भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती है। झारखंड जैसी टीम का चैंपियन बनना दिखाता है कि प्रतिभा अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर तक सीमित नहीं है। सही बात है। छोटी शहरों से आए खिलाड़ी अब देश का सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट जीत रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ की गहराई को दिखाता है। और ये सिर्फ सीनियर लेवल पर नहीं, यूनिवर्सिटी स्तर पर भी हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का यही तो मकसद है। हाँ, जमीनी स्तर पर प्रतिभा को पहचानना। बिल्कुल, और उन्हें एक बड़ा मंच देना। जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी संस्था जीतती है तो ये हजारों युवा एथलीट्स को एक सपना देती है कि वे भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये नए चैंपियंस की नर्सरी तैयार करने जैसा है। सही कहा आपने। व्यक्तिगत उपलब्धियों में भी कुछ बड़े नाम सामने आए। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मतलब BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। जी, ये कितना बड़ा पद है? ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये पद खिलाड़ी के कोर्ट पर प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि खेल जगत में उसके नेतृत्व और सम्मान के लिए दिया जाता है। अच्छा। दुनिया भर के खिलाड़ी उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं। एक भारतीय खिलाड़ी का वैश्विक खेल संस्था में इतनी बड़ी भूमिका निभाना बहुत मायने रखता है। और क्रिकेट में दीप्ति शर्मा WPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी 3.20 करोड़ रुपए में। हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का सबूत है। ये युवा लड़कियों को एक साफ संदेश देता है कि क्रिकेट में उनके लिए एक शानदार और आकर्षक करियर है। और आखिर में दिसंबर सम्मानों और नियुक्तियों का महीना भी रहा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और लेखक सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाइम मैगजीन ने यूट्यूब के CEO नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर चुना। इन सब में क्या कोई कॉमन धागा है? बिल्कुल है। ये सभी सम्मान भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक उत्कृष्टता को दिखाते हैं। चाहे वो राजनीति हो या साहित्य हो या फिर टेक्नोलॉजी, ये बताता है कि भारतीय प्रतिभा अब दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। नेतृत्व की बात करें तो देश के अंदर भी 2 ऐतिहासिक नियुक्तियां हुई। संगीता बख्ता पिशारोडी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये नियुक्तियां ग्लास सीलिंग तोड़ने जैसी हैं। जब महिलाएं पत्रकारिता और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर पहुंचती हैं तो यह पूरे सिस्टम को और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस महीने हमने कुछ महान हस्तियों को खोया भी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामवी सुतार पद्म भूषण से सम्मानित थे। हाँ, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल।
इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी कला, उनका नेतृत्व और उनके शब्द पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इन सबको एक साथ देखें तो दिसंबर